The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। आज तारीख है 22 जुलाई 2020। आज से 5 दिन पहले माने 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर 2 महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिलाओं की शिकायत थी कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की। अब खबर आई है कि इनमें से एक की मौत हो गई। हमने आपको 21 जुलाई के बुलेटिन में बताया था कि गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को सड़क पर रोककर 2 बेटियों के सामने सर में गोली मारी गई। इनका भी इलाज के दौरान देहांत हो गया। विकास दुबे कांड के बाद से ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जिनके चलते ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती क्यों जा रही है। इस पर तफसील से बात करेंगे दिन की बड़ी खबर में, लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। पटना में लोग अब वायरल वीडियो के भरोसे हैं। सरकार तक बात तभी पहुंचेगी जब वीडियो होगा, और जो वीडियो आपने अभी देखा वो इंडिया टुडे के संवाददाता अंकित त्यागी ने बनाया है। बिहार की राजधानी पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी NMCH। यहाँ कोरोना संक्रमण का इलाज होता है, लेकिन तब जब आप अस्पताल में बेड पा सकें। वीडियो में जो विलाप आपने देखा वो मृत्यु के बाद का विलाप है। कोरोना के लक्षण थे, दूसरे जिलों में इलाज का भरोसा नहीं है, लोग राजधानी की तरफ भागते हैं। एम्बुलेंस मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं, इसलिए साधारण गाड़ी से ही मरीज को सुबह 6 बजे पटना लाया गया। पटना पहुंचने के बाद पूरे शहर के अस्पताल टरकाते रहे कि कोरोना जांच की रिपोर्ट लाइए। जांच के लिए हाथ पैर मारे तो सब तरफ से यही कहा गया कि कम से कम 3 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में। आखिर में किसी ने बताया कि NMCH ले जाइए, लेकिन NMCH में मरीज को भर्ती ही नहीं कराया जा सका। किसी तरह पर्ची कटवाई गई, लेकिन बेड नहीं मिला। ना कोई डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ या कोई दूसरा सदस्य मरीज को देखने आया। आखिर में मरीज ने तड़प तड़प कर गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। ये NMCH से आया पहला वीडियो नहीं है। हम पहले भी आपको NMCH में बदइंतजामी की तस्वीरें दिखाते रहे हैं। कमोबेश यही हाल पूरे बिहार का है। जनता अपने उस प्रतिनिधि को ढूंढ रही है जिसे वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार कैमरे के सामने आ ही नहीं रहे। वो नहीं आते तो हम ही आपको बता देते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। बिहार की आबादी 13.25 करोड़, प्रवासी मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या हाल में सूबे में लौटी है। ये लोग उन बड़े शहरों से आए हैं जहां कोरोना का प्रकोप बहुत पहले से था, मसलन मुंबई और दिल्ली। लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 2 अस्पतालों में कोरोना का इलाज शुरू किया, NMCH और पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि PMCH। NMCH में पानी भर जाने की समस्या है। बाकी अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहते हैं। बेतिया और मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज के पास अपने सभी विभागों के लिए इमारतें तक नहीं है। ऐसे में जब कोरोना के मामले बढ़े तब जाकर सरकार ने सूबे के 7 और मेडिकल कॉलेजों को कोरोना के इलाज में लगाया। ये मेडिकल कॉलेज और जिलों के संबंध का क्या मामला है, एक उदाहरण देता हूँ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल और बेगूसराय जिलों के लोगों का इलाज होता है। इसी तरह दूसरे अस्पतालों से भी जिले जोड़े गए हैं। लेकिन बिहार में कोरोना के संक्रमण ने अब शहर से देहात का रुख कर लिया है। ग्रामीण इलाकों से आ रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आखिरकार 19 जुलाई के दिन बिहार सरकार ने इन मामलों को देखते हुए निजी अस्पतालों को भी कोरोना के मामलों के इलाज की अनुमति दी। लेकिन निजी अस्पताल बिल इतना बनाते हैं कि गरीब वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। पटना के एक निजी अस्पताल के बारे में तो यहां तक आरोप है कि उसकी सरकारी अस्पतालों से सांठगांठ है। मजबूरी में लोग सरकारी अस्पतालों की ओर दौड़ते हैं, जहां पर्ची कट जाने के बाद भी मरीज अस्पताल से बाहर गाड़ी में दम तोड़ देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब इसकी चपेट में है, प्रभावशाली लोग महामारी से बचे हुए हैं। बिहार के गृह विभाग में अंडर सेक्रेटरी फुटपाथ पर तड़पते रहे, लेकिन बेड नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से बेड मिला तो भर्ती होने के कुछ घंटों में ही उनकी मौत हो गई। बिहार में भारत के दूसरे सूबों की तरह ही पैसे और राजनीतिक पहुंच वाला जैक लगाने की गौरवशाली परंपरा भी है, लेकिन चूंकि बेड ही नहीं है इसलिए जैक भी काम नहीं करता।
पटना में एम्स भी है, लेकिन उसे लेकर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वहाँ सिर्फ वीवीआईपी लोगों का इलाज चल रहा है, आम लोग वहाँ भर्ती ही नहीं हो पा रहे। और ये हाल तब है जब बिहार में बिगड़े हालात की समीक्षा के लिए नई दिल्ली से एक टीम सूबे का दौरा कर चुकी है। इस अव्यवस्था के जिम्मेदार लोग कुछ ही दिनों में आपके बीच वोट मांगने आएंगे, तब उनसे सवाल कीजिएगा। हम यहाँ बिहार के विपक्ष में बैठी पार्टियों को कतई बरी नहीं कर रहे हैं। बिहार वो हमाम है जहाँ किसी के बदन पर राजनेताओं के मामले में कपड़ा नहीं है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में देश में 37,724 नए मामले सामने आए और 648 लोगों की मौत हुई। 28,472 लोग ठीक भी हुए। इन सबको मिला दें तो कुल मामले हो गए 11,92,915। कुल मौतें 28,732 और मरीज ठीक हुए 7,53,050। भारत अब तक 1,47,24,546 सैंपल टेस्ट कर चुका है। रोजाना तकरीबन 3.5 लाख सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब टेस्टिंग की दर कुछ बढ़ी है। लेकिन अव्वल तो हम अभी भी जरूरत से काफी कम टेस्ट कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए, भारत और चीन की आबादी आसपास है, लेकिन चीन 9 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कर चुका है। अमेरिका ने भी तकरीबन 5 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं, तो टेस्टिंग को अभी और बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी समस्या है रिपोर्ट आने में होने वाली देरी। भारत में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में 5 दिन से हफ्ता भर लग जाना बड़ी आम बात है। केरल में तो एक रिपोर्ट आने में 10-10 दिन तक लगे हैं। ऐसी कहानी दूसरे राज्यों की भी है। चिकित्सा संबंधी शोध पत्र छापने वाली पत्रिका द लैंसेट में एक रिसर्च छपी है। इसके मुताबिक कोरोना के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने का सबसे कारगर हथियार है टेस्टिंग में लगने वाले समय को कम करना। रिसर्च के मुताबिक रिपोर्ट आने में जब 2 या उससे ज्यादा दिन लगते हैं तो संक्रमण 50% तक बढ़ जाता है। सादी भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर समय पर रिपोर्ट आ जाए और मरीज को आइसोलेट कर दिया जाए तो 50% लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। भारत, हमारा देश, जहां नए मामले नित नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, वहां रिपोर्ट जल्दी देकर मामलों की संख्या पर कुछ काबू पाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, ये भारत में ट्रेंडिंग टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। क्यों की है कोई ठीक नहीं जानता, लेकिन चूंकि मामले में ट्विटर को भी पक्षकार बनाया गया है, इसलिए यही कहा जा रहा है कि मामला प्रशांत भूषण के कुछ ट्वीट से जुड़ा हुआ है। अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या प्रशांत भूषण के विचार आपराधिक अवमानना की तरह लिए जा सकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को भी सहयोग के लिए नोटिस भेजा गया है। आज इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रशांत भूषण से एक विस्तृत जवाब मांगा। जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में ट्विटर इंडिया की जगह उसकी पेरेंट कंपनी ट्विटर इंक को पक्षकार बनाया जाए। ट्विटर के वकील ने अदालत को बताया कि अगर न्यायालय आदेश देगा तो वो प्रशांत भूषण के मामले से संबंधित ट्वीट्स को डिसेबल कर देंगे। 5 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण और तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल, इनको लेकर एक और अवमानना का मामला सामने आया है, जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस सुनवाई का संबंध प्रशांत भूषण की 2009 में की गई उस टिप्पणी से है जिसमें भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया का जिक्र था। इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तीसरी सुर्खी, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बातचीत कुछ धीमी पड़ गई है। इसका अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या में कटौती की रफ्तार धीमी हो गई है। चीन ने पैंगोंग त्सो में अपने विवादित निर्माण को नहीं हटाया है, इसलिए भारत में फौज ने ठंड के महीनों में भी अग्रिम इलाकों में तैनाती के लिए रसद जुटाना तेज कर दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को भी कहा है। अगली सुर्खी केरल से। यहाँ के गोल्ड स्मगलिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में कस्टम विभाग और एनआईए पहले से जांच कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात से डिप्लोमेटिक बैगेज की आड़ में सोने की तस्करी करने के आरोप में स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर, पीएस सरित और फैसल फरीद पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। क्योंकि इस मामले में एक आरोपी का संबंध मुख्यमंत्री विजयन के करीबी ब्यूरोक्रेट से था, इसलिए उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अगली सुर्खी, 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राज परिवार से संबंध रखने वाले राजा मान सिंह और उनके 2 सहयोगियों की एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। इस मामले में राजस्थान पुलिस के 11 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनमें से एक डीएसपी रैंक के हैं। मान सिंह दीग से 7 बार के निर्दलीय विधायक थे। 20 फरवरी 1985 को उन्होंने अपनी जीप राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर से भिड़ा दी थी। सीएम के लिए बना मंच भी तोड़ दिया था। मान सिंह इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से उनके पोस्टर फाड़ दिए थे। अगले दिन दीग में कर्फ्यू था,
लेकिन मान सिंह बाहर निकले। इसके बाद वो एनकाउंटर हुआ जिसमें मान सिंह की जान चली गई। ये पूरा प्रकरण आपको जानना हो तो आप ललन टॉप की सीरीज मुख्यमंत्री का शिवचरण माथुर वाला एपिसोड जरूर देखिए। आखिरी सुर्खी दिल्ली से है। 2017 तक दिल्ली में मानव तस्करी और देह व्यापार का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली कुख्यात अपराधी सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को दिल्ली की द्वारका अदालत ने आज 24 साल जेल की सजा सुनाई। सोनू के साथ संदीप बेडवाल नाम के शख्स को भी मानव तस्करी, अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया। इस मामले में सोनू और उसके सह आरोपियों को 17 जुलाई को ही दोषी माना गया था। आज सजा सुनाई गई। ये पहला मामला है जिसमें सोनू को सजा हुई है। संदीप ने 11 सितंबर 2009 को 12 साल की एक बच्ची का अपहरण किया था। बलात्कार के बाद उसने बच्ची को सीमा नाम की एक महिला को बेचा था। फिर उसने सोनू को बेचा। सोनू ने बच्ची को देह व्यापार में उतारा। ग्राहकों के पास भेजने से पहले बच्ची को दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाते थे। 2014 में बच्ची किसी तरह भाग निकली, जिसके बाद नजफगढ़ थाने में उसने 9 फरवरी 2014 को शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाया गया। दोषी पाए जाने के दिन सोनू ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो खतरे से बाहर है। लेकिन अब उसे पूरे 24 साल जेल में बिताने होंगे। इस देश में जो भी इंसानों की तस्करी करे, जो भी उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेले, उनका यही हश्र होना चाहिए। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। 22 जुलाई की सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल से खबर आई कि इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला का नाम था सोफिया। अस्पताल और मौत, ये दोनों शब्द अक्सर एक वाक्य में आते रहते हैं, लेकिन सोफिया की मौत सामान्य आंकड़ों में शामिल होने वाली मौत नहीं है। इस मौत पर यूपी में बीजेपी और कांग्रेस आपस में उलझे हुए हैं। सोफिया की मौत पर यह राजनीति क्यों हो रही है, उसकी वजह इस वीडियो में है। 17 जुलाई को लखनऊ में विधानसभा के बाहर का ये वीडियो ये विचलित करने वाला है, इसलिए ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। एक महिला के शरीर पर आग लगी है और वो तड़प कर भाग रही है। उसकी आग बुझाने आई एक और महिला के शरीर में भी आग लग जाती है। मीडिया के कुछ कैमरे यहाँ पहले से मौजूद थे। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, आग लगाना भी, बुझाना भी। महिला का नाम सोफिया था, वही सोफिया जिनकी आज लखनऊ के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ में उनकी बेटी गुड़िया भी थी। आग लगने वाली इस घटना से खबर ये निकली कि अपनी बात की सुनवाई न होने से परेशान मां बेटी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। लेकिन ये खबर इतनी भर नहीं थी। पुलिस ने कहा कि ये आत्मदाह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और इसमें शामिल थे कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता। पुलिस ने नेताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कर गिरफ्तारी शुरू कर दी। 2 महिलाओं के आत्मदाह पर पुलिस 2 बड़ी पार्टियों के नेताओं को कसूरवार मान रही है। क्या है इसकी वजह और वो कौन सी साजिश थी जिसका जिक्र पुलिस कर रही है, इस पर आएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि अमेठी की रहने वाली मां बेटी ने लखनऊ में आकर खुद को आग क्यों लगाई। 58 साल की सोफिया अमेठी जिले के जामो गांव की रहने वाली थी। मामला ये बताया गया कि पानी की निकासी और नाली को लेकर 9 मई को सोफिया का अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। पड़ोसी का नाम अर्जुन साहू। सोफिया की बेटी गुड़िया ने अर्जुन साहू समेत 4 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। केस दर्ज हुआ IPC की धारा 323 और 354 के तहत। समझिए कि मारपीट का केस दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपी अर्जुन साहू की तरफ से भी सोफिया और उसके परिवार के खिलाफ IPC की धारा 323, 452 और 308 के तहत केस दर्ज कराया गया। मारपीट और मारने के इरादे से हमले का केस। ये मई के महीने की बात है। इसके बाद सोफिया का आरोप था कि केस दर्ज होने के बावजूद अर्जुन साहू पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अर्जुन साहू पर धमकियों का भी आरोप है। अब तक ये मामला अमेठी के गांव का एक थाने का था, लेकिन महीने भर पहले अमेठी से ये मामला लखनऊ आ गया। महिला सोफिया और उनकी बेटी गुड़िया मामले की शिकायत करने मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आत्मदाह करने से महीने भर पहले उन्होंने CM दफ्तर के बाहर चक्कर लगाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर आया 17 जुलाई का दिन, जब सुबह सोफिया और उनकी बेटी गुड़िया ने आत्मदाह की कोशिश की। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़क कर मुख्यमंत्री दफ्तर के गेट नंबर 3 के बाहर खुद को आग लगाई। मुख्यमंत्री का कार्यालय लोक भवन में है और लोक भवन और विधान भवन लखनऊ में आमने सामने है, इसलिए घटना विधानसभा और CM कार्यालय दोनों के ही पास घटी है। वहाँ मौजूद लोगों ने और पुलिस वालों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक सोफिया 80% जल चुकी थी और बेटी गुड़िया 40%। सोफिया की बुधवार को मौत हो गई। गुड़िया अब भी गंभीर हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती है। यहाँ तक ये मामला इस तरह से लगता है कि एक दुखियारी महिला ने अपनी सुनवाई नहीं होने पर CM दफ्तर के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश की। ऐसे मामले पहले भी देश भर में होते रहे हैं। CM दफ्तर के बाहर, कलेक्ट्रेट के बाहर आत्मदाह या आत्मदाह की कोशिश की।
इस घटना के अगले दिन लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आत्मदाह की एक सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई। सुनिए। 11 IPC एंड 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इसमें आसमा की गिरफ्तारी कर ली गई है। अमेठी पुलिस और लखनऊ से भेजी गई टीम के द्वारा अमेठी में MIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बताए गए हैं कदीर खान, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। AIMIM के अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें किसी और व्यक्ति का रोल है जिसने इनको इस तरह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित किया है। पुलिस कमिश्नर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अमेठी जिलाध्यक्ष कादिर खान, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप पटेल, महिला जो जली और मरी सोफिया, उनके बेटे और उनके रिश्तेदार आसमा के खिलाफ केस दर्ज किया। आत्मदाह के लिए उकसाने और साजिश रचने का केस। आसमा और कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता अनूप पटेल अभी फरार है। अब पुलिस की दलीलों पर आते हैं। पुलिस के मुताबिक आत्मदाह करने वाली मां बेटी कांग्रेस के दफ्तर गई थी। कांग्रेस नेता अनूप पटेल लगातार उनके संपर्क में थे। उनकी अनूप पटेल से फोन पर भी बात हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने महिला को यह सलाह दी कि मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर आग लगाने से काम हो जाएगा। खबर यह भी है कि कांग्रेस नेता अनूप पटेल ने कुछ मीडिया वालों को भी पहले ही इस बारे में खबर कर दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसलिए आत्मदाह की कोशिश के वक्त मीडिया के कैमरे ऑन थे। तो क्या पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस और AIMIM के नेता ने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए 2 महिलाओं को आत्मदाह के लिए राजी किया? क्या किसी के कहने भर से कोई आत्मदाह कर सकता है? इस पर आप विचार करिएगा। साजिश है नहीं है, ये पुलिस की जांच और कोर्ट से तय होगा। लेकिन फिलहाल हम इस गुत्थी के दूसरे सिरे पर चलते हैं, वो सिरा जिसमें पुलिस ने केस तो दर्ज किया लेकिन कार्रवाई नहीं की। महिला के आत्मदाह के बाद अमेठी के जामू थाने के SHO और दरोगा समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया गया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई न करने के आरोप में यह कार्रवाई हुई। सुनिए अमेठी के SP ख्याति गर्ग को। जो महिला है उसके द्वारा आत्मदाह के अटेम्प्ट के संबंध में कोई ज्ञापन या कोई इस तरह का इनपुट हम लोगों को नहीं रिसीव हुआ था। LIU की तरफ से भी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज मौके का मुआयना भी किया गया है और इंस्पेक्ट करके वहाँ के लोगों से भी जानकारी की गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी जामू और हल्का प्रभारी और वहाँ के 2 बीटा आरक्षी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है और इसमें एक डिटेल इंक्वायरी एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को दी गई है और उनकी जांच आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी आत्मदाह के बाद पुलिस भी ये मान रही है कि महिला की शिकायत के बाद कार्रवाई करने में लापरवाही हुई और लापरवाही के आरोप में जामू थाने के पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में सिर्फ सियासत ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने आत्मदाह के लिए उकसाया तो उस पर उचित धाराओं में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आम आदमी की जान किसी की सियासी कामयाबी की सीढ़ी नहीं हो सकती। लेकिन बात यह भी है कि एक नाली के झगड़े से बात आत्मदाह तक पहुंची। अगर स्थानीय थाने में शिकायत के बाद आरोपी पर कार्रवाई होती तो किसी को इस मामले में सियासत का शायद मौका ही नहीं मिलता। टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं कवि अविनाश मिश्र की ये कविता। कौन सी दोपहर चाहता हूं मैं, वह जिसमें कुछ भी नहीं तय या जिसमें नींद ही नींद है। जाग कर जो जान नहीं पाती समय, कुछ खो गया जिसे यूं लगता है बहुत कामना विमुख। बगैर चादर और तकिए के जमीन पर गिरी हुई देह सी दोपहर, तारों की नहीं दोपहर की ही प्रतीक्षा करती हुई दोपहर। एक लड़की की जो प्रेमियों पर यकीन खो चुकी, धोखा दे चुकी खुद को, तुम्हें नहीं। कविताएं पढ़ते रहिए, ये आपको बेहतर इंसान बनाती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।